Welcome dear students in your YouTube channel Commerce Adda. Today we will discuss class 11th accountancy. This video is helpful for fresher candidate of commerce. Right? So आज हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कॉमर्स में होती हैं उन टर्मिनोलॉजी को हम पढ़ेंगे। चलिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे फर्स्ट नंबर जो टॉपिक है हमारा बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस हमारा क्या होता है? राइट? तो देखिए, बिजनेस एनी लीगल एक्शन दैट इज डन इन ऑर्डर टू अर्न इनकम और प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी ऐसा एक्शन जो लीगल होता है, कानूनी होता है, तो ऐसा एक्शन जो इनकम या प्रॉफिट को अर्न करने के उद्देश्य से किया जाता है, इसका पर्पस होता है हमारा क्या? प्रॉफिट को अर्न करना, यानी इनकम को अर्न करना, तो वो हमारा बिजनेस कहलाया जाता है। इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनी अदर ट्रेडिंग एक्टिविटी। बिजनेस के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी आती हैं? लाइक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड परचेज, सर्विसेज, माल का, सर्विसेज का प्रोडक्शन, परचेज, किसी भी चीज़ को खरीदना, सेल ऑफ गुड्स, अपने माल को बेचना, अपने गुड्स को सेल करना, एंड मैनी अदर सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो ये सभी सर्विसेज, ये सभी हमारी प्रोडक्शंस, परचेज, सेल, ये सभी हमारा एक बिजनेस का रूप होते हैं। तो जितनी भी हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी होती हैं जो हमें इनकम और प्रॉफिट के लिए हम करते हैं, वो हमारा बिजनेस होता है। राइट? बिजनेस को हम हिंदी में व्यवसाय कह सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, एक फॉर्मूला हमारे यहाँ दिया हुआ है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो जो कैपिटल हमारी होती है, जो हम अपने बिजनेस में एक बार इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो हमारी कैपिटल होती है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कैपिटल के बारे में। एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, ट्रेड। ट्रेड मीन्स व्यापार। व्हाट इज ट्रेड? परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स परचेज, जो भी हमने परचेज किया है, हमने खरीदा है, और सेल ऑफ गुड्स, माल का सेल करना, गुड्स का सेल करना, और सर्विसेज का सेल करना, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, वो हमारा ट्रेड होता है। तो ट्रेड में हम क्या करते हैं? कोई भी परचेजिंग करते हैं या फिर अपने गुड्स या सर्विसेज को किसी को सेल करते हैं, तो वो हमारा ट्रेड होता है। बिजनेस एंड ट्रेड दोनों सिमिलर माने जाते हैं। क्लियर है? तो बिजनेस और ट्रेड हमने ये पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोफेशन। व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन को हम बोलते हैं पेशा। जब कोई व्यक्ति या कोई भी एनीबॉडी अपने स्किल्स को दिखाता है किसी भी वर्क में, लाइक लॉयर। लॉयर क्या होता है? लॉयर अपने स्किल को दिखाता है और केस को जीतता है। ऐसे ही डॉक्टर, डॉक्टर के अंदर एबिलिटी होती है पेशेंट को ठीक करने की, ये उसका स्किल होता है। इसी तरीके से जो अपने स्किल को दिखाता है, तो वो जो भी वर्क करता है वो उसका एक प्रोफेशन बन जाता है, वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति हो जाता है, जैसे इंजीनियर। राइट? तो एनी वर्क डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, कोई भी ऐसा वर्क जो प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से किया जाए, विच नेसेसरली रिक्वायर्स प्रायर ट्रेनिंग, जिसके लिए हमको एक ट्रेनिंग की
ज़रूरत होती है एंड एजुकेशन, या एजुकेशन की ज़रूरत होती है, वो हमारा प्रोफेशन कहा जाता है। तो प्रोफेशन हम किसे कहेंगे? जिसमें हम कोई स्किल अपना रिप्रेजेंट करते हैं। एजुकेशन, बिना एजुकेशन बिना स्किल के वो प्रोफेशन नहीं माना जाएगा। जैसे टेलर क्लॉथ स्टिच करता है, इसी तरीके से ऐसे सभी चीज़ें जो जिसमें स्किल को दिखाया जाता है वो एक प्रोफेशन होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है प्रोप्राइटर। आपने देखा होगा शॉप पर जो नाम लिखा होता है, जैसे किसी के शॉप है उस पर लिखा होता है, उस पर प्रो और किसी का नाम लिखा होता है। तो प्रो को हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर, राइट। तो प्रोप्राइटर होता क्या है? व्हाट इज प्रोप्राइटर? द पर्सन हु इन्वेस्ट्स कैपिटल इन द बिजनेस एंड एंटाइटल्ड टू हैव ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है और अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को वहन करने का उत्तराधिकारी बन जाता है। सारे प्रॉफिट और लॉस उसी के ऊपर होते हैं। अगर प्रॉफिट होगा वो भी उसी का ही है और लॉस होगा तो वो भी उसी का ही है जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ये एक सिंगल पर्सन होता है प्रोप्राइटर। बिजनेस का ओनर होता है, उसे हम एक प्रोप्राइटर कहते हैं। द नेचर ऑफ प्रोप्राइटर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ नेचर। वो किस टाइप का बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। इन अ सोल ट्रेड बिजनेस, सोल ट्रेडर इज अ प्रोप्राइटर। अगर कोई सोल ट्रेड बिजनेस कर रहा है तो उस सोल ट्रेडर को हम प्रोप्राइटर कहेंगे। इन अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रोप्राइटर होते हैं। एंड इन कंपनी शेयर होल्डर्स आर प्रोप्राइटर्स। और एक किसी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर जिनके पास होते हैं, वो प्रोप्राइटर्स बोले जाते हैं। तो एक तरह से हम समझें कि बिजनेस का जो ऑनर होता है या उसके पास कोई भी अधिकार होता है, राइट्स होते हैं, वो एक प्रोप्राइटर माना जाता है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल। तो कैपिटल क्या है? किसी भी बिजनेस में हम उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो मनी इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी कैपिटल होती है। क्लियर? द अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। ज़रूरी नहीं है हम कैश ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी हम अपनी एसेट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी संपत्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी, कोई भी अपना गुड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। विच इज़ इनिशियली इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर, जो किसके द्वारा इन्वेस्ट की जाती है? किसी भी फर्म का प्रोप्राइटर जो होता है उसके द्वारा जो इन्वेस्ट की जाती है, ऑनर के द्वारा जो इन्वेस्ट किया जाता है। वाइल कमेंसिंग बिजनेस, क्यों किया जाता है? बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को उठाने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्ट किया जाता है, जो भी कैश, गुड्स, एसेट्स जो भी इन्वेस्ट की जाती है वो हमारी कैपिटल होती है। इट इज़ इन्वेस्टेड टू अर्न प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को अर्न करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। इन अदर वर्ड्स द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज कैपिटल। क्लियर? तो जो भी प्रोप्राइटर बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मनी इन्वेस्ट करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो हमारी कैपिटल बोले जाते हैं। क्लियर? चलिए अब 6 नंबर पॉइंट है हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? हमारी संपत्ति। एसेट्स हमारी क्या है? संपत्ति। क्लियर? देखिए, ऑल द रिसोर्सेस ऑफ बिजनेस हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू आर कॉल्ड एसेट्स। बिजनेस के अंदर ऐसी सारी रिसोर्सेस
जिनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, वो हमारी एसेट्स बोली जाती हैं। इकोनॉमिक वैल्यू, उसका कोई मूल्य होता है, उसका कोई प्राइस होता है। दीज रिसोर्सेज हेल्प द बिजनेस टू अर्न अ प्रॉफिट। ये रिसोर्सेज बिजनेस में प्रॉफिट को अर्न करने के में हमारी हेल्प करती हैं। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर रनिंग अ बिजनेस एंड आर इन द पोजीशन ऑफ बिजनेसमैन। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये हमारी जो एसेट्स होती हैं, ये टू टाइप्स की एसेट्स होती हैं बिजनेस के अंदर। कौन कौन सी? नंबर 1, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की हमारी कौन सी एसेट्स होती हैं? देखो, इसके नाम से हमें पता लग रहा है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स का मतलब स्थिर, एक जगह जो स्थिर रहती हैं, ऐसी एसेट्स हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। क्लियर? तो देखिए, इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। द एसेट्स विच आर यूज्ड बाय बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। ऐसी एसेट्स जो लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस में बनी रहती हैं, हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। और नॉन करेंट एसेट्स, और इनको हम एक नॉन करेंट एसेट्स भी बोल सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स, कोई भी हम इन दोनों में से नाम इनको दे सकते हैं। दीज आर कंटिन्यू टू बी यूज्ड बाय द बिजनेस। ये बिजनेस के द्वारा कंटिन्यू वेज में चलती रहती हैं। फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, जो कि 1 साल से ज़्यादा टाइम तक ये बिजनेस में बनी रहती हैं। ऐसी एसेट्स हमारी फिक्स्ड एसेट्स वो ली जाती हैं। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने की है, फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं वो हमारी फिजिकल एसेट्स होती हैं। क्लियर है? तो जो लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक हमारे बिजनेस के अंदर बनी रहती हैं, वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। फिक्स, स्थायी संपत्तियाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, लैंड, हमारी जो जगह होती है, जो भूमि होती है, ज़मीन जो होती है हमारी, वो हमारे बिजनेस में लंबे टाइम तक हमारे पास बनी रहती है और ये एक जगह फिक्स रहती है, तो ये हमारी फिक्स एसेट्स में आती है। बिल्डिंग, बिल्डिंग भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है और फिजिकल भी होती है, हम बिल्डिंग को छू सकते हैं। क्लियर है? प्लांट, कोई भी हमने कोई ब्रांच कहीं खोली है, राइट? मशीनरी है, फर्नीचर, ये सब हमारी फिजिकल एसेट्स हैं। व्हीकल, हम लोग जो व्हीकल्स यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, ये भी हमारी एक एसेट्स होती हैं। और देखिए, अगर दूसरी लैंग्वेज में हम समझें तो ऐसी सभी चीज़ें जिनको हम सेल करके उससे कुछ अर्न कर सकते हैं, तो वो हमारी एसेट्स होती हैं। क्लियर सा फंडा, राइट? आपको समझ में आ गया होगा फिक्स्ड एसेट्स हमारी कौन सी एसेट्स होती हैं। तो अगर क्वेश्चन बनता है एसेट्स हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, तो 2 टाइप्स की एसेट्स होती हैं हमारी, जिसमें फर्स्ट नंबर फिक्स्ड एसेट्स। अब हम सेकंड नंबर की एसेट्स हमारी बी नंबर कौन सी होती हैं? करेंट एसेट्स। देखिए, करेंट एसेट्स क्या होती हैं? करेंट एसेट्स, इसको अगर हम हिंदी में देखें तो करेंट मीन्स होता है चालू, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। एसेट संपत्तियाँ, चालू संपत्तियाँ। कौन सी? चालू। क्लियर है? तो देखिए, कौन सी करेंट एसेट्स हमारी बोली जाती हैं? द एसेट्स विच आर यूज्ड अप इन 1 ईयर और इजीली गेट कन्वर्टेड इनटू कैश इन 1 ईयर आर कॉल्ड करेंट एसेट्स। ऐसी सभी एसेट्स जो 1 ईयर, 1 साल या 1 साल के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऐसी एसेट्स हमारी करेंट एसेट्स होती हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल अगर हम देखें तो देखो, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है, अगर हम रॉ मटेरियल से हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को हम बोलते हैं कच्चा माल, जो हम अपने गुड्स को फिनिश करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हम जो करते हैं, जिससे रॉ मटेरियल हमारा होता है, वो हमारा कच्चा माल। क्लियर है? फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स होता है हमारा, जो हमारा गुड्स तैयार हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होके तैयार हो जाता है, सेल के लिए रेडी हो जाता है, वो हमारा फिनिश्ड गुड्स होता है। डेप्टर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये क्या होता है? अब देखो, डेप्टर्स क्या होते हैं? डेप्टर्स होते हैं हमारे कस्टमर।
हम अपने कस्टमर्स को डेप्टर्स बोलते हैं। आगे आएगा इसमें डेप्टर्स, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब डेप्टर्स है, अगर हमने आज माल बेचा और परसों हमारे डेप्टर से हमारा पैसा आ गया, तो 3 दिन के अंदर हमारी जो एसेट्स है वो कैश में कन्वर्ट हो गया। वाई? क्योंकि डेप्टर्स क्या हैं? डेप्टर्स हम एक बिजनेस के लिए, एक कंपनी के लिए एसेट्स माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे हमको पैसा मिलता है। क्लियर है? ऐसे ही कैश बैलेंस, कैश हमारे पास है, क्या है हमारे लिए? एक एसेट्स है। कौन सी एसेट्स है? करेंट एसेट्स है। क्लियर है? बैंक बैलेंस, हमारा बैंक में रुपया है तो वो हमारा एक करेंट एसेट्स माना जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटीज। देखिए लायबिलिटीज हमारी क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ की हमारी जो हिंदी होती है, लायबिलिटीज़ को हम कहते हैं दायित्व। क्या कहते हैं लायबिलिटीज़ को? दायित्व। क्लियर? अब ये लायबिलिटीज़ हमारी होती क्या हैं? बिजनेस के अंदर हमारी लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? ऐसे सभी चीज़ें जिनका हमको पेमेंट करना होता है, जो हमें एक निश्चित टाइम के बाद हमको लोगों को पे करना होता है, वो हमारा लायबिलिटीज़ माना जाता है। लाइक सैलरी है, एक तरह से हमारी लायबिलिटीज़ ही हैं। क्लियर है ना? क्योंकि वो हमको पे करनी होती हैं। एक हम सैलरी हमारा एक्सपेंस है, लेकिन एक हमारी लायबिलिटीज़ है, क्योंकि वही हमें पता है हमें 1 महीने बाद हमको अपने वर्कर्स को सैलरी देनी है, तो ये हमारी लायबिलिटीज़ है कि हम उनको सैलरी देंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। चलिए इसमें पढ़ते हैं लायबिलिटीज़ क्या है। द अमाउंट विच बिजनेस ऑज द अदर्स इज कॉल्ड इट्स लायबिलिटीज़। ऐसी अमाउंट जो कोई बिजनेस किसी अदर व्यक्ति से लेता है, जैसे कोई सर्विस हम किसी से ले रहे हैं। क्लियर है? अब जैसे BSNL से हम सर्विस ले रहे हैं इंटरनेट की, तो जो BSNL है वो हमको क्या कर रहा है? वो हमको सर्विस दे रहा है और 1 महीने के बाद हमको उस सर्विस का पैसा उसको देना है। तो BSNL हमारे लिए क्या हुए? लायबिलिटीज़ हुआ। हमारा ये लायबिलिटीज़ हैं। क्लियर? तो ये हमारा, हम जिसकी सर्विस खरीदते हैं या जिसका गुड्स हम खरीदते हैं, तो वो हमारी एक लायबिलिटीज़ बनता है। देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट विच बिजनेस इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे। और ये देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट, ये सर्टेन अमाउंट होती है जो हमें एक निश्चित टाइम के बाद पे करनी होती है। क्लियर है? अब देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ भी हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। जैसे अभी हमने एसेट्स पढ़ा था, एसेट्स हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, उसी तरीके से हमारी लायबिलिटीज़ भी 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी हमारी 2 टाइप्स की लायबिलिटीज़ होती हैं? तो देखिए सबसे पहले हमारा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अब देखिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ से हम समझ पा रहे होंगे, लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम के लिए जो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हमारी मानी जाती हैं। क्लियर है? तो देखिए दोज लायबिलिटीज़ विच आर यूजुअली पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मीन्स 1 ईयर से ज़्यादा टाइम के बाद, 1 ईयर के बाद हमको पे करनी होती हैं। मिनिमम 1 ईयर है भाई, मिनिमम 1 ईयर के बाद हमको पे करनी होती हैं, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती हैं। क्योंकि ये क्या होता है, ये एक लंबा टाइम बन जाता है। तो लॉन्ग टर्म जैसे लोन हो गए, जैसे हमने बैंक से लोन ले रखा है और उसका पेमेंट हमको 1 ईयर के बाद करना है। क्लियर है? कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने लोन ले लिया, डिवेंचर्स ले लिए हमने। डिवेंचर्स होता है लोगों से पैसा लेना, वो एक तरह से डिवेंचर्स, ये लोन ही होता है हमारा, इश्यूड बाय ए कंपनीज।
तो ये ऐसे लॉन्ग टाइम के लिए हम जो लोन्स लेते हैं तो ये हमारी एक लायबिलिटीज़ बन जाती हैं जो हमें पे करनी होती हैं। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। क्लियर। अब नंबर वी है हमारा इसमें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। अभी हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ पढ़ा था, अब है हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। जस्ट अपोजिट, लॉन्ग टर्म हमारा लंबे टाइम के लिए होता है और शॉर्ट टर्म हमारा शॉर्ट टाइम विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। क्लियर। दीज आर दोज विच आर पेबल विद इन 1 ईयर। ऐसे सभी पेमेंट्स जो हमको 1 ईयर के अंदर अंदर पे करने होते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं। अगर हम एग्जाम्पल इसमें देखें, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं हमारे? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं या कोई भी सर्विसेज लेते हैं। तो जो व्यक्ति, जो कंपनी हमको सर्विस देती हैं या गुड्स देती हैं, कोई भी फर्म, तो वो बिजनेस, वो फर्म हमारे लिए एक क्रेडिटर बनती हैं। उन्हें हम अपना क्रेडिटर बोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स बैंक से हमने कोई ओवरड्राफ्ट ले रखा है, कोई लोन ले रखा है। क्लियर है। तो ये हमारे क्या होते हैं? ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होते हैं। इनका हमें विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग 8 नंबर पॉइंट है हमारा ड्राइंग। अब देखिए ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग हमारी आर्ट वाली ड्राइंग नहीं समझ आना, वो आर्ट वाली ड्राइंग हमारी अलग होती है। ये ड्राइंग हमारी बिजनेस की ड्राइंग है। देखिए कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी का एक ऑनर होता है। क्लियर है। एक प्रोप्राइटर होता है, सभी का होता है, प्रोप्राइटर होता है या ऑनर। तो द अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विच इज विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर इट्स प्राइवेट यूजेज इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग देखो क्या होती है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर चलें, हमारा कोई बिजनेस है, हमारा बिजनेस चल रहा है, हम उसके प्रोप्राइटर हैं। अगर हम अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी कैश या कोई भी गुड्स वहाँ से माल हम ले लेते हैं, जिसका यूज हम अपने प्राइवेट कर रहे हैं, अपने पर्सनल के लिए कर रहे हैं, तो वो उतना जो हमारा कैश होता है, उतना जो हमारा गुड्स का अमाउंट होता है, वो कंपनी के लिए, किसी फर्म के लिए एक ड्राइंग बन जाती है। ये क्या करता है? ये हमारी कैपिटल को रिड्यूस करता है। बिजनेस से हमारी जो कैपिटल होती है बिजनेस में, उसको कम करता है। इसीलिए इस अमाउंट को हम ड्राइंग बोलते हैं। किसी भी कंपनी का प्रोप्राइटर, किसी भी बिजनेस का प्रोप्राइटर, मालिक, अगर बिजनेस से, फर्म से कोई भी कैश या गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लेता है, तो उतना अमाउंट बिजनेस के लिए एक ड्राइंग बन जाता है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुड्स 9 नंबर है हमारा गुड्स। तो देखिए गुड्स क्या होता है, हम लोग अभी पढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें गुड्स बहुत जगह हमारा आया है। तो देखिए बिजनेस की लैंग्वेज में, कॉमर्स की लैंग्वेज में जो हमारा माल होता है, जो हम खरीदते हैं, सेल करते हैं, तो उसको हम बिजनेस की लैंग्वेज में गुड्स बोलते हैं। क्लियर। द थिंग्स विच आर वॉट, जो हम खरीदते हैं, ऐसी वस्तुएं, ऐसी थिंग्स जो हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं या उनको हम सेल करते हैं, तो वो चीज़ हमारी गुड्स होती हैं बिजनेस की लैंग्वेज में। गुड्स में भी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब वो गुड्स हमारा कोई सा भी हो सकता है, या तो रॉ मटेरियल हो सकता है या हमारा फिनिश्ड गुड्स हो सकता है। रॉ मटेरियल होता है हमारा कच्चा माल, जिससे हम तैयार करते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो हमारा रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल जिसको हम बोलते हैं। क्लियर। इन अकाउंटिंग व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इट इज़ रिटन एज परचेजेज। और देखिए अगर हम कोई भी गुड्स को खरीदते हैं तो बिजनेस की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं? परचेज।
क्लियर है? अगर कोई भी हमसे कहे कि हमने गुड्स खरीदा है तो उस चीज़ को हम अपने बिजनेस में किस हेड में दिखाते हैं? परचेज। किसमें? परचेज। और अगर हम कोई भी गुड्स अपना किसी भी डेब्टर्स को बेचते हैं तो हम उसको बिजनेस में किस हेड में दिखाते हैं? सेल में। इसका हमारा एक सेल अकाउंट होता है और ख़रीदने के लिए हमारा एक परचेज अकाउंट होता है। क्लियर है? इट इज़ रिटेन एज अ स्टॉक ऑफ रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। और परचेज सेल हमारा क्या होता है? हमारे स्टॉक को प्रभावित करता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए आगे देख रहे हैं हम परचेज सेल आ गया है डिटेल में। तो डिटेल में हम परचेज सेल को पढ़ेंगे। तो देखिए 10 नंबर है हमारा परचेज। तो परचेज क्या है? अभी हमने बताया था कि परचेज कोई भी गुड्स हम रीसेल के लिए ख़रीदते हैं तो वो हमारा परचेज होता है। अब कोई भी गुड्स हमने किसी भी बड़ी कंपनी से ख़रीदा और हमने कस्टमर को इसको सेल किया, तो हमने जो बड़ी कंपनी से हम जिसका बिज़नेस करते हैं, एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है, हम जैसे वॉच का बिज़नेस करते हैं, घड़ियों का बिज़नेस करते हैं, अगर हम घड़ी खरीद रहे हैं तो वो गुड्स ही हमारा परचेज माना जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम अपने बिज़नेस के लिए कस्टमर्स के बैठने के लिए एक हमने सोफ़ा सेट ख़रीदा, तो जो सोफ़ा सेट हमने ख़रीदा है तो वो सोफ़ा सेट हमारा एक परचेज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे बिज़नेस में सोफ़ा सेट से हम प्रॉफिट को अर्न नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमने जो चीज़ ख़रीदी है, हम करते हैं वॉच का बिज़नेस, तो वॉच हमने ख़रीदी है क्योंकि वॉच को हम सेल करेंगे तो उससे हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये चीज़ हमारी परचेज़ होती है, जो हम गुड्स खरीदते हैं। क्लियर है? दिस मे बी इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स। ये रॉ मटेरियल भी हो सकता है हमारा और फिनिश्ड गुड्स यानी तैयार माल भी हो सकता है। परचेज ऑफ एसेट्स इज़ नॉट कॉल्ड परचेज बिफोर एसेट्स आर नॉट परचेज ऑफ फॉर रीसेल। तो अभी जो हमने सोफ़ा सेट का एग्जाम्पल दिया था वही चीज़ है ये। अगर कोई भी हम एसेट्स अगर खरीदते हैं, क्योंकि सोफ़ा सेट क्या है? हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट्स है। अभी हमने पढ़ा था एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स है, ये न कि हमारा परचेज है। क्लियर है? तो ऐसा गुड्स जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अगर हम वो खरीदते हैं तो वही हमारा परचेज होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेल। सेल हमारा क्या है? जैसे अभी हमने परचेज पढ़ा था, ऐसे ही हमारा है सेल। सेल क्या है? कोई भी गुड्स हम अपने कस्टमर को देते हैं उसका यूज करने के लिए, और बदले में हम उससे उसका एक जो हमारा उसका प्राइस है हम उससे वो लेते हैं, तब हम उस एक्टिविटी को हम सेल कहते हैं। व्हेन परचेज गुड्स, जो गुड्स हमने परचेज किया है उसको जब हम एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए कस्टमर को सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, तो बिजनेस की लैंग्वेज में हम उसको सेल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सेल का। और गुड्स को खरीदने पर हम किसका नाम देते हैं? परचेज का। तो क्लियर है हमारी परचेज और सेल? क्लियर है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश इट इज़ कॉल्ड कैश सेल। अगर हम किसी भी गुड्स को कैश में बेचते हैं, जैसे हमने किसी भी कस्टमर को हमने बेचा और तुरंत ही हमें उससे कैश मिला, तो वो सेल हमारी कैश सेल बोली जाती है। और एक सेल होती है हमारी क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल क्या होती है हमारी? अगर हम किसी को क्रेडिट पर देते हैं, क्रेडिट मतलब उधार देते हैं, तो वो सेल हमारी क्रेडिट सेल होती है। क्लियर है? तो सेल हमारी कितने टाइप्स की होगी? 2 टाइप्स। कौन कौन सी? कैश सेल और क्रेडिट सेल। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? अभी हमने परचेज पढ़ा था, कोई भी गुड्स हम खरीदते हैं सेल करने के लिए तो वो हमारी परचेज होती है। अब परचेज रिटर्न क्या होता है? देखिए परचेज रिटर्न के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि जो भी हमने गुड्स परचेज किया है उसको रिटर्न कर देना। देखो कभी कभी क्या होता है, हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसमें कुछ हमारा गुड्स ऐसा होता है जो हमारा
डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, ख़राब हो जाता है, तो हमें, या फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो हमने मंगाया कुछ और है, उन्होंने भेजा कुछ और, तो वो हमारे यूज का नहीं है। तो ऐसे गुड्स को हम क्या करते हैं, वापस कर देते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं। तो वो गुड्स जो हमने परचेज़ किया था उसका कुछ पार्ट, कुछ भाग हम उसका वापस कर देते हैं, या पूरा का पूरा हम जो हमने गुड्स परचेज़ किया है वो हम वापस कर दें, तो वो हमारा परचेज़ रिटर्न हो जाता है। परचेज़ की हुई चीज़ को रिटर्न कर देना। क्लियर है? तो गुड्स वंस परचेज्ड बाय द बिजनेस, जो एक बार बिजनेस के द्वारा परचेज किया है, आर रिटर्न बैक, वापस कर दिया जाए। वाई? ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी कारण से, किसी भी रीजन से उसको वापस कर दिया जाए, इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड, देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड में। तो देखिए रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है रिटर्न किया हमने आउट, मतलब बाहर की तरफ हमने उसको रिटर्न किया। अब बाहर की तरफ हम रिटर्न कौन सा करेंगे, जो हमारी कंपनी के अंदर होगा गुड्स। अब कंपनी के अंदर हमारा कौन सा गुड्स होगा, जो हमने खरीदा होगा, यानी जो परचेज किया होगा। तो परचेज किया हुआ हमारा, परचेज जो हमारा किया होगा उसको हम बाहर भेज रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो वो हमारी आउटवर्ड हो गई। तो रिटर्न अगर आउटवर्ड हो तो वो हमारी परचेज की रिटर्न होती है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, सेल्स रिटर्न। तो देखिए सेल्स रिटर्न हमारा, जैसे अभी परचेज रिटर्न पड़ा था, वो हमारी परचेज की रिटर्न होती है। इसी तरीके से सेल रिटर्न हमारी सेल की रिटर्न होती है। जैसे किसी कस्टमर को हमने कोई भी गुड्स सेल किया, अब वो कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट उसमें से उसके टूटे निकले या ख़राब निकले या एक्सपायरी निकले, तो वो उतना हमारा गुड्स कस्टमर से रिटर्न आ जाता है हमारी कंपनी के लिए। तो जितना गुड्स हमारी कंपनी में रिटर्न आया, तो उतना अमाउंट का हमारा सेल रिटर्न बनता है। तो ये हमारा सेल रिटर्न होता है। गुड्स वंस सोल्ड, जो गुड्स हमने एक बार बेच दिया है टू द कस्टमर, कस्टमर को, व्हेन रिटर्न बैक, तो वो जब वापस आ जाता है किसी भी कारण से, तो वो सेल रिटर्न हमारा बनता है। क्लियर है? और इसको सेल रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का मतलब रिटर्न हो रहा है हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस में वो रिटर्न आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। और परचेज रिटर्न हमारी होती है, वो रिटर्न आउटवर्ड होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम 14, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है हमारा? स्टॉक रहतिया हम हिंदी में बोलते हैं इसको। हम जो भी हमारा गुड्स होता है, हम उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अब जैसे हम बिज़नेस करते हैं, किसी भी चीज़ का बिज़नेस करते हैं, जैसे वॉच का बिज़नेस करते हैं, तो हमारे शॉप के अंदर, हमारे बिज़नेस के अंदर कौन कौन सी कितनी कितनी वॉच हमारे पास मौजूदा टाइम में हैं, तो वो पूरा हमारा जो गुड्स होता है, वो एक तरीके से हम उसको स्टॉक का नाम देते हैं। बिजनेस में हम उसको स्टॉक बोलते हैं। तो देखिए, दीज आर दोज गुड्स विच आर लेफ्ट अनसोल्ड, जो हमारा बिकने से रह जाता है माल, जो हमारा गुड्स बिकने से रह जाता है, अभी बिका नहीं है, वो एक तरीके से हम उसको स्टॉक का नाम दे देते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। और स्टॉक की जो कैलकुलेशन होती है, वो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, और देखिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से हमारा एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल। और फाइनेंशियल ईयर हमारा ख़त्म कब होता है? 31 मार्च। देखा होगा बैंकों में 31 मार्च को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वो लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि 31 मार्च को क्या होता है, सारे अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं।
जितने भी अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को फिनिश हो रही होती है और 1 अप्रैल से नई फाइनेंशियल ईयर हमारी स्टार्ट हो रही होती है। तो करंट प्रेजेंट टाइम में हमारी जो फाइनेंशियल ईयर है, इस समय हम उस फाइनेंशियल ईयर को हम क्या कहेंगे, 1 अप्रैल हमारी हो चुकी। कौन सी 1 अप्रैल गई है अभी, 2020 की। और अब 31 मार्च कौन सी आएगी, 2021 की। तो हमारी फाइनेंशियल ईयर जो होगी वो 2021 फाइनेंशियल ईयर हमारी करेंट टाइम में बोली जाएगी। क्लियर। तो जो ईयर के एंड में हमारा अनसोल्ड गुड्स होता है वो हमारा स्टॉक होता है, और न्यू फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल वाले दिन वो हमारा स्टॉक नया बनता है। तो देखिए, स्टॉक भी हमारे 2 टाइप्स के स्टॉक्स होते हैं, 2 टाइप। अब 2 टाइप के कौन कौन से स्टॉक होते हैं, फाइनेंशियल ईयर से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फाइनेंशियल ईयर से हम देखते हैं कि हमारे स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है और ये कौन सा स्टॉक है। यहाँ पर ध्यान देना, हमारी जो फाइनेंशियल ईयर है फिनिश कब होती है, ख़त्म कब होती है, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को हम ऐसे स्टॉक की, ऐसे गुड्स को देखेंगे जो हमारा अनसोल्ड है। हमने मान लिया कि हमारी 30 वॉच ऐसी हैं जो हमारी अनसोल्ड हैं, हमारी बिकी नहीं हैं। 31 मार्च को हमारी 30 वॉच अनसोल्ड हैं। तो ये 30 वॉच जो हैं 31 मार्च को हमारी अनसोल्ड हैं। तो ये हमारा जो स्टॉक होगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को क्लोजिंग होती है अकाउंट्स की। तो ऐसे ही स्टॉक को हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे जितना भी 31 मार्च को हमारा अनसोल्ड गुड्स हमारे पास होता है। अब यही 30 वॉच जब हमारी 1 अप्रैल को काउंट होंगी हमारे स्टॉक में, तो यही 30 वॉच हमारे बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक का नाम ले लेंगे। ओपनिंग स्टॉक का नाम ले लेंगी। तो स्टॉक हमारे कितने टाइप्स के हो गए, 2 टाइप्स। कौन कौन से, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए, द गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आर कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अकाउंटिंग ईयर के एंड में जितना भी अनसोल्ड गुड्स होता है उस पूरे स्टॉक को, पूरे हमारे गुड्स को क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। क्लियर है। 31 मार्च को जितना भी हमारे पास गुड्स होगा वो सब क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा। और उसी स्टॉक को, सेम स्टॉक को जब हम अकाउंटिंग ईयर के, न्यू फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल वाले दिन हम उसको काउंट करेंगे तो उतना हमारा गुड्स एक ओपनिंग स्टॉक बोला जाता है। क्लियर है। 2 टाइप्स के हमारे स्टॉक हो गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। रेवेन्यू, 15 नंबर हमारा जो टॉपिक है रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारा क्या है, जैसे हम जानते हैं, हम सब जानते होंगे कि रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू एक तरह से इनकम के दायरे में आता है हमारा, गेन। क्लियर। तो देखिए डिटेल में पढ़ते हैं। दीज आर द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ बिजनेस फॉर सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। ऐसा अमाउंट जो गुड्स और सर्विस को सेल करने पर एक बिजनेस के द्वारा रिसीव किया जाता है। जब बिजनेस अपने किसी भी गुड्स को या अपनी सर्विसेज को किसी को बेचती हैं तो उसके बदले में उसको जो मिलता है वो रेवेन्यू होता है। क्लियर। अब जैसे रेलवे ने अपनी टिकट बेची पैसेंजर्स को, तो उसके बदले में उसको जो इनकम हुई तो वो रेलवे के लिए क्या हुआ, एक रेवेन्यू हुआ, उसकी आय हुई, इनकम हुई उसकी। एक तरीके से इनकम मान के चलते हैं हम। दिस अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट्स, डिविडेंड। तो देखिए रेवेन्यू हम रेंट से ले सकते हैं। अब जैसे
किसी ने रेंट पर अपना घर उठा दिया है या बिल्डिंग उठा दी है, तो उसको पर मंथ उसका क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। तो क्या हुआ, एक ये रेवेन्यू हुआ। इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट मिली, रेवेन्यू हुआ। कमीशन, रेवेन्यू हुआ। डिस्काउंट, रेवेन्यू हुआ। डिविडेंड, रेवेन्यू हुआ। एज अ इनकम। क्लियर है? अगर इनकम होगा तो ही हम रेवेन्यू उसको बोलेंगे। अब इंटरेस्ट क्या है, कभी कभी हमको पे करना होता है, तो उस कंडीशन में हम उसको रेवेन्यू थोड़ी नहीं बोलेंगे। कमीशन, किसी को हमने कमीशन दिया, किसी ने हमारा गुड्स सेल करवाया, हमने उसको कमीशन दिया, तो उस कंडीशन में कमीशन हमारा रेवेन्यू नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंस जानते होंगे सब, एक्सपेंस यानी खर्चे। एक्सपेंस मीन्स खर्चे, जिनको हम एक्सपेंस करते हैं। हमारे जितने भी बिजनेस के अंदर हमारे खर्चे होते हैं वो सभी हमारे एक्सपेंस होते हैं। क्लियर? तो देखिए, द कॉस्ट विच बिजनेस इनकर्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर यूजिंग सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। क्या कह रहा है ये एक्सपेंसेस? देखिए, कोई भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में यानी उसको बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, या फिर अपनी किसी भी हम सर्विसेज को यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो पैसा जाता है वो हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, क्लियर है? अब हमको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो हमारा होता है उसको हमको पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज देना पड़ता है। अब इलेक्ट्रिसिटी हम अपने बिजनेस में क्यों यूज़ कर रहे हैं? फैक्ट्री में फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, फिनिश्ड गुड्स के लिए हम करते हैं, अपने माल को बनाने के लिए करते हैं। ऑफिस में पंखे वगैरह चलते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑफिस है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा हमको ये एक सुविधाएं दी जा रही हैं, सर्विसेज दी जा रही हैं, हम उसका चार्ज पे करते हैं। तो ये हमारे एक्सपेंस होते हैं। ये डेली एक्सपेंस कुछ होते जाते हैं। जैसे स्टेशनरी खरीदी हमने, कोई फाइल की ज़रूरत है या पेन खरीदा या कुछ भी है, तो ऐसे डेली हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं। अब रेंट हो गया, जैसे हमने किसी लैंडलॉर्ड से बिल्डिंग ले रखी है, तो हम अपने लैंडलॉर्ड को उसका रेंट देते हैं, तो ये क्या हुआ हमारे लिए, एक एक्सपेंस हुआ। इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है, हमारा एक्सपेंस हुआ बिजनेस के लिए। तो इस तरीके से हमारे सब एक्सपेंसेस, इन्हें हम बोलते हैं। तो वी कैन से दैट द कॉस्ट ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इज एन एक्सपेंसेस। रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हम जो करते हैं, जिससे हम अपना रेवेन्यू अर्न करते हैं, वो हमारे एक्सपेंस होते हैं। क्लियर है? फिनिश्ड गुड्स हम बनाएंगे, तैयार करेंगे हम माल को, क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए। अब रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी हम खर्चा कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर। देखिए, एक्सपेंडिचर 17 टॉपिक है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एज अ एक्सपेंसेस, सिमिलर एक्सपेंसेस ही होता है हमारा। क्लियर है? द अमाउंट विच इज पेड फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट। देखिए, जो हमारा एक्सपेंसेस थे वो तो हमको खर्च करने ही करने हैं, हमारे मंथली या डे के होने ही होने हैं। लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर हैं, ये क्या होता है? द अमाउंट विच इज पेड फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। इट इज ऑफ लॉन्ग पीरियड नेचर। देखिए, एक्सपेंडिचर क्या है? हम अपने जो प्रॉफिट होता है हमारा, उसको इंक्रीज करने के लिए। अब जैसे हमारा प्रॉफिट क्या है, हमने देखा कि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो हमने उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए अपने प्रॉफिट को हमने कुछ वर्क किए, कुछ एक्सपेंस किए हमने, तो
उस कंडीशन में वो हमारे एक्सपेंस ना हो के हमारे एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। और ये हमारे डेली नहीं होते हैं, ये हमारे लॉन्ग पीरियड का एक नेचर है, ये लंबे टाइम के बाद हम करते हैं। अब जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हम डेली तो एडवर्टाइजमेंट करते नहीं हैं, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे ये चीज़ें जो हम प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए हम पे करते हैं वो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, और जो डेली के हमारे खर्चे होते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस में हो जाते हैं। क्लियर है एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस। ओके, अब आते हैं इनकम। इनकम क्या है? रेवेन्यू अभी हमने पढ़ा था, अब हम उसी का सिमिलर पढ़ते हैं इनकम। दैट अमाउंट विच इंक्रीजेज द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड इनकम। ऐसी चीज़ें, ऐसा अमाउंट जो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है वो हमारा इनकम होता है। जैसे द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, हमारा जो रेवेन्यू होता है उस वो अगर एक्सेस हो जाए तो उस कंडीशन में वो जो एक्सेस है वो हमारे लिए इनकम हो जाता है। क्लियर? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के ओवर एक्सपेंसेस, हमारे जो रेवेन्यू का एक्सेस होता है, रेवेन्यू का हमारा जो बढ़ोतरी होती है हमारे एक्सपेंस से अगर हम कंपैरिजन करें तो उस कंडीशन में हमारा वो क्या बनता है? इनकम बन जाएगा। क्लियर है? तो इनकम हमारा क्या करता है? हमारी कैपिटल को इंक्रीज करने का काम करता है, इंक्रीज करता है हमारी कैपिटल को, तो उस कंडीशन में वो हमारा इनकम होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, इनकम अगर हमें बोला जाए कि भाई इनकम निकाल कर दिखाइए कितनी इनकम हुई है, तो जितना भी हमारा रेवेन्यू है उस रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू से हम एक्सपेंस माइनस करेंगे तो वो हमारा इनकम माना जाएगा। क्लियर है? देखो ये फॉर्मूला हमारा दे रखा है। अब देखिए लॉस सब जानते हैं लॉस हमारा क्या है। तो देखिए व्हेन एक्सपेंस इनक्योर्ड आर मोर देन रेवेन्यू देन इट्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस इज कॉल्ड लॉस। दिस रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो देखिए लॉस क्या है? जैसे हमारा जो रेवेन्यू है, हमारा रेवेन्यू तो हुआ कम, हमारा रेवेन्यू हुआ कम और एक्सपेंस हुए हमारे ज़्यादा। एक्सपेंस हमारे बढ़ गए, रेवेन्यू हुआ हमारा कम, तो इस कंडीशन में हमें क्या होगा? लॉस होगा। जैसे अब हमारे पास 50 रुपीज़ की कोई चीज़ है, हमारा फिनिश्ड गुड्स कितने में बन गया? वो 50 रुपीज़ में। 50 रुपये की चीज़ है और उसमें हमें 5 रुपीज़ का हमारा मार्जिन है, तो 45 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई और हम इसको कितने में सेल कर रहे हैं? उसको 45 वाली चीज़ को हम 50 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, जैसे कोई 50 रुपीज़ की हमारी चीज़ है, उसका जो हमारा सीपी है वो सीपी है हमारा 45 रुपीज़ और 5 रुपीज़ हमारा उसमें प्रॉफिट है। तो अब जो 50 रुपये वाली जो चीज़ है हमारी, वो 50 रुपीज़ वाली चीज़ हमारी कितने में बिक रही है? जो हमें 50 में सेल करना चाहिए था, जो सेल प्राइस हमारा 50 है, वो हमारा 50 में ना बिक के हमारी 30 रुपीज़ में बिक रही है। तो इसका जो डिफरेंस है हमारा, तो हमारा जो डिफरेंस है 20 रुपीज़ का, हमें क्या हुआ? एक लॉस हो गया हमको 20 रुपीज़। क्लियर है? जब सेलिंग प्राइस से कम में हमारा कोई भी प्रोडक्ट बिकता है, सेल होता है, तो उस कंडीशन में जितना कम होता है हमारा, वो हमारा लॉस बन जाता है, हमारे लिए कैपिटल को रिड्यूस कर जाता है लॉस। क्लियर है? अच्छा, गेन क्या है हमारा? गेन इट इज़ मॉनेटरी रिसिप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये कुछ रिसिप्ट्स होती हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन में। गेन मीन्स एक तरह से हम इसको प्रॉफिट, ये हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है ये हमारी कंपनी के लिए।
गेन। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। कॉस्ट। देखिए कॉस्ट क्या है? टोटल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए एक्सपेंस भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो टोटल ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर इनक्योर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कॉस्ट। देखिए कोई भी, अब जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल से अगर समझें तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा प्रोडक्शन के लिए हम जो गुड्स लेकर आए हैं उसमें वो और उसमें जो भी लाने में एक्सपेंस हमारे हुए हैं, जैसे 20 रुपीज़ की हमारी कोई भी चीज़ है, उसमें हमें 10 रुपीज़ हमारे और लग गए, उसमें हमारे कुछ खर्चे हो गए उसको लाने में, ट्रांसपोर्ट में या किसी में भी। तो 20 में उतने रुपीज़ हमने ऐड किए, अब आए हमारे 30 रुपीज़। तो ये 30 रुपीज़ हमारे कंपनी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या बने? हमारा एक कॉस्ट बना। तो देखिए लाइक द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कॉस्ट ऑफ अदर सर्विसेज यूज टू मेक द आर्टिकल इज कॉल्ड इट्स टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कोई भी रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाने में, उसको तैयार करने में हमारे जितने खर्चे होते हैं उन सबको हम ऐड करके हम उससे टोटल कॉस्ट उसकी निकालते हैं। चलिए, जितने में हमने कोई भी चीज़ खरीदी तो वो हमारे लिए एक कॉस्ट होती है। क्लियर है? चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल एक नई वीडियो के साथ इसके आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। इस चीज़ को आप रिज्यूम करके दोबारा से इसको पढ़ें जिससे आपको और समझ में आ जाए। और जो भी स्टूडेंट्स अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आपको जो नई वीडियोज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पर आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे संबंधित आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिनको करने से आपको आपने कितना सीखा उसका आपको पता लगता है। क्लियर है? तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाएं और अपनी स्टडी को उससे जारी रखें। ओके, थैंक्स।